हो गया। अपने बगल में दबा के रखो, पूरे 5 जगह करो, नमस्कार, मैं राहुल चौहान और आप देख रहे हैं फिरोजाबाद में अपना पसंदीदा UP24 न्यूज। जी हाँ, आज फेसबुक लाइव के जरिए एक विशेष चर्चा को लेकर हम आप बीच आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक देश एक कानून, नरेंद्र मोदी एक देश एक कानून के तहत लाएंगे बदलाव। इसी चर्चा को लेकर काफी सारे लोग हमारे साथ मौजूद है, जिसमें अगर बात करें कि इंडिया गठबंधन की, उस गठबंधन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल की बात करें तो सत्ता दल के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम तरीके के आम लोग, आम नागरिक, एक वोटर हम भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उन लोगों से, इन सभी मेहमानों से कि एक देश एक कानून कितना सार्थक रहेगा देश या जनहित के लिए। वहीं बात करें मेहमानों से, सबसे पहले जी, आप क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। राजेश जी, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस, एक छोटा सा सिपाही। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, एक देश एक चुनाव, ये मोदी मीडिया की सोच है। मास्टर स्ट्रोक जो हमेशा रहा है, जनता की सोच में जाइएगा ना, जनता के धरातल पर उतरो ना। इनका आज तक मास्टर स्ट्रोक कौन सा? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? 15 लाख कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ? एक देश एक चुनाव की वजह से हर चीज को मास्टर स्ट्रोक क्यों कहते हैं? कब तक मोदी मीडिया, कब तक इनकी दलाली करेंगे? कब तक इनकी चमचागिरी करेंगे? आप सच्चाई क्यों नहीं बोलते? क्यों आप इनके साथ में जनता को गुमराह कर रहे हैं? मास्टर स्ट्रोक इनका मास्टर स्ट्रोक नहीं है, इसमें भी इनका लालच और स्वार्थ है, क्योंकि घबराहट है। ये हारे हुए रखे हैं। इसमें लालच कहाँ से आ गया? लालच कहाँ से आ गया? एक देश एक चुनाव, अगर देश में एक चुनाव होता है, हमें कोई एतराज नहीं, हमें घबराहट नहीं। ये सब चीजें क्यों आ रही है? घबराहट नहीं है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले को जो ठुकरा सकते हैं प्रधानमंत्री, और नया बिल सदन में ला सकते हैं, तो ये घबराहट नहीं है, ये बौखलाहट नहीं है, ये हार नहीं है।
क्यों आप लोग दलाली कब तक करेंगे? जनता की तरफ देखिए। इतने एक देश एक चुनाव में इतना कहां से स्वार्थ कहां से आ गया? आपको स्वार्थ होता है, आप नहीं समझेंगे ना। सब समझते हैं क्या स्वार्थ है इनका जी। हम तो आप समझा दीजिए, हम नहीं समझ पा रहे। मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ इनको हार की बौखलाहट नजर आ रही है। नए नए नियम जो फॉलो कराना चाह रहे हैं, जब आप संतुष्ट हैं एक देश एक कानून नियम को, कोई ऐसा नहीं। हम तो सरकार बना केंद्र में 2024 में सरकार गठबंधन इंडिया की आ रही है। 2024 में सरकार मोदी जी हार रहे हैं यार, कुछ भी कर लेंगे, हार रहे हैं। जनता ने नकार दिया 85%, इनको नकार दिया देश की जनता ने। हमारी सरकार आ रही है, इस कानून से संतुष्ट नहीं है। हमने तो मना किया आज से, ये तो नए नए कानून रोज लाएंगे। हमने तो मना किया भाई कि देश के सम्मानित प्रधानमंत्री है, हम फॉलो करते हैं, हमें तो करेंगे। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप जब मना, प्रधानमंत्री है, देश की कमान उनके हाथों में, इसलिए आप उनके फैसले का सम्मान कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री के हर फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन जनता के बीच में जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं लाते प्रधानमंत्री जी? कब तक इस देश को गुमराह करेंगे? गुमराह करेंगे जी। सत्ता से आप जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, आप जैसे कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं फिरोजाबाद से, अभी भी एक चेहरा है आपका। जिस तरीके से राजेश शर्मा जी ने जो बात की है कांग्रेस से कि वो स्वार्थ के लिए नए नए कानून ला रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, उनको जो कहना चाहिए था वो तो वो कह नहीं पाए जी। तो ये कानून तो सबसे पहले देश आजाद हुआ था तब भी था, एक देश एक चुनाव तब भी था। बीच में परिस्थितियां बदल गई, कुछ इनकी सरकारों ने ये किए। इमरजेंसी जब लागू हुई 25 जून 1975 को, उसके बाद में मनमानी करके चुनाव हारने के बाद अब इनकी बौखलाहटी तो इतनी तेज चीख रहे हैं कि मोदी जी हार रहे हैं, उनको मोदी जी की हार दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं 2024 सरकार हम केंद्र में, पूरे प्रदेश में एक सीट है जैसे तैसे बची है नाम के लिए, उन्हें मोदी जी की हार दिखाई दे रही है। पूरे मीडिया सर्वेक्षण में, पूरे देश में, पूरे मीडिया का तो कह दिया उन्होंने, पूरे विश्व में मोदी जी को सबसे मजबूत नेता माना गया है। G20 का वो नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी की मान्यता हुई है। विदेशों में जाके मोदी जी की जो इज्जत सम्मान और हौसला पूरे देश का जो बढ़ रहा है, ये मोदी जी के। अब उन्हें मोदी जी की दिखाई दे रही, मोदी जी की हार दिखाई दे रही। देश का सम्मान, पूरे देश का गौरव नरेंद्र मोदी जी की वजह से बढ़ रहा है। ये आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? आप क्या कहेंगे? आपने कांग्रेस राजनीति की बात सुनी, सुनील शर्मा जी की भी बात सुनी, क्या कहेंगे? एक देश एक चुनाव, अभी तक तो पब्लिक को यही नहीं पता है कि एक देश एक चुनाव के अंदर प्रक्रिया क्या है गवर्नमेंट की। दूसरी बात रही कांग्रेस की, गवर्नमेंट आना और जाना ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें तो मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं जनता का आदमी हूँ। जिसका भी मुझे अपना बेहद अच्छा लगेगा, पब्लिक उसी की तरफ जाती है। अभी एक देश एक चुनाव जो है, इससे क्या फायदा पब्लिक को होना है, क्या नहीं होगा, ये तो गवर्नमेंट बताए पहले। ये मेरा कहना है। आपका मानना है कि पहले गवर्नमेंट को ये ओपन करना चाहिए, इससे क्या नुकसान और क्या फायदा? दूसरी बात ये है कि जब पहले भी था एक देश एक चुनाव, बीच में कांग्रेस ने हटा दिया है, किसी भी पार्टी ने हटा दिया हो, या परिस्थिति में हट गया हो, आज दोबारा से परिस्थिति ऐसी क्यों पैदा होने लग गई है कि हम एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया पर आगे बढ़ रहे हैं? दूसरी बात, हर स्टेट का अलग अलग मौसम होता है, चुनाव होगा तो होगा क्या बार में चुनाव कराना इसलिए चाहते हो कि जिसकी भी वो उसी पे काबिज रहना चाहते हैं? मतलब आप ये माने कि सत्ता की मनमानी है? ये आशंका है, आशंका है कि ये क्या क्या उनका सोच क्या है। बोले ये पहले पब्लिक को तो बताओ, कृषि कानून आप लाए थे तब भी आपने पब्लिक को नहीं बताया, कि किसानों को नहीं बता पाए कि हम कितना बड़ा फायदा कर रहे हैं आपको वापस से लौटने वाला। किसानों को तो काफी फायदा है, किसान कहते हैं इस चीज को। वापस क्यों किया फिर कानून आपने? जब फायदा था तो आप अडिग रहते, अरबों रुपए खर्च किया आपने। इसी तरह ये आप संतुष्ट हैं मोदी जी के इस बदलाव को लेकर? एक देश का हर कदम से संतुष्ट है आम पब्लिक, बल्कि 80% आदमी मोदी जी के साथ है। लेकिन मोदी जी के यहाँ से सिर्फ एक ही बात ये समझ नहीं आई, ये कानून ला रहे तो हम पब्लिक की तरफ तो ये बताओ तो सही, कितना है नुकसान कितना है? आम पब्लिक को जागरूकता नहीं है अभी, ऐसे वो कहते हैं कि हम जागरूक नहीं कर पाए, तो अमर जी जागरूक नहीं कर पाए, लोगों को वापस लेना पड़ा उनको। एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई भी कानून वापस जाए, इससे कितनी छवि खराब होती है देश की, प्रधानमंत्री की नहीं होती है, देश की छवि खराब होती है। क्या करते हैं आप? मैं चोरी का व्यवसायी हूँ, और मेरा उद्देश्य तो यही है कि अगर आप लोग जैसे मीडिया से हो और चौथे स्तंभ भी कहलाते हो, आप ये पूछो पहले तो कि आम पब्लिक को इससे फायदा क्या होना है? फायदा क्या होना है? आपसे पूछना चाहूंगा, आप भी सत्ता से जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? सत्यवीर गुप्ता नाम है मेरा। सत्यवीर गुप्ता जी व्यापारी हैं हमारे बीच में, साफ तौर पर उनका जो
मन था, मन की जो बात थी वो आपने सुनी। आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि पब्लिक को अभी जागरूक नहीं है इस चीज के लिए, इस कानून के लिए। पहले जागरूक करना बहुत जरूरी है, तब कानून को लागू करना। देखिए, पब्लिक तो वास्तव में सरकार की जो काम शैली, कार्य करने की शैली है, पूरी तरह से जनहित में है। जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की इतनी अच्छी चल रही है, और उन्होंने जो सन 2018 में जब पहले लोकसभा के चुनाव होने थे, तभी लॉ कमीशन ने इस बात को प्रस्ताव लाए थे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आया जाए, लेकिन उस समय परिस्थितियां ठीक नहीं थी। अब जो 2024 में चुनाव आ रहा है, तो इसमें मोदी जी ने सेशन जो बुलाया है संसद का, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। उन्होंने पब्लिक को जागरूक करने के लिए, जैसे भाई साहब कह रहे थे, पब्लिक को जागरूक करने के लिए कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी उसके प्रेसिडेंट हैं, और उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनकर जनता की राय लेगी, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट तय करेगी। उसके बाद संसद में जो सत्र चलेगा, विशेष सत्र, उसमें पब्लिक के चुने हुए जनप्रतिनिधि, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि उसमें अपनी अपनी राय देंगे। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा जो आया है, ये कमेटी गठित हो चुकी है आम नागरिक की जागरूकता के लिए। बिल्कुल जाए, और ये पब्लिक के ये क्या फायदा, अरबों रुपया पब्लिक का ही खर्च होता है। प्रत्येक चुनाव, जितने भी चुनाव होते हैं, प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, नगर निगम का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हर चुनाव में 2 महीने तो खराब होते हैं, और 2 महीने खराब होने के साथ कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं हो पाती है, तब फिर चुनाव आ जाता है, जनता का पैसा बर्बाद होता है। और जनता, मतलब ये मानेंगे आप, आम जनता की अगर बात करें तो आर्थिक तौर पर भी कहीं ना कहीं देश के लिए हित में रहेगा। बहुत हित में है, जनता के लिए बहुत हित में है, जनता बहुत प्रसन्न है। मोदी जी का अगर ये कानून वास्तव में लागू हो जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन, तो मैं समझता हूं जो आजादी के हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना सोचा था, और सन 1967 तक ये पूरी तरह से वो साकार हो जाए, होता था, वो साकार हो जाए। साफ तौर पर सतवीर गुप्ता जी ने कहा कि आम जनता की अगर बात करें तो आर्थिक, देश में आर्थिक सुधार भी आएगा इससे, इस कानून से। सतवीर गुप्ता जी कुछ भी कह सकते हैं, वो दल के उन्हें उतना पढ़ाया जाता है, तोता उतना ही बोलता है। मैं निचले स्तर से आता हूँ, सबसे निचला स्तर होता है बीडीसी सदस्य। बीडीसी सदस्य होते हुए जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, और उससे एमएलए और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद चुनता है। हर मुद्दे का, हर चुनाव का मुद्दा अलग होता है। जो नगर निगम का मुद्दा है वो लोकसभा में तय नहीं करता, जो विधानसभा का मुद्दा है वो लोकसभा में तय नहीं करता। भाई प्रधान होगा तो नाले खरीदने की बात करेगा, उसे देश से क्या मतलब है? सिर्फ इस कानून की बात हो रही है, हम लोग बहुत ज्यादा गहराई में, एक देश एक चुनाव। आप किसी और से पूछ लीजिए। नहीं, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ ना, लेकिन टॉपिक लोगों के बीच तो आना चाहिए ना, जागरूकता फैला रहे हैं। जी बताएं। 1952 में ये कानून लागू हुआ और 1967 में हटा दिया गया। ये भाजपा ये कहती है कि चुनाव का अननेसेसरी पैसा लगाया जा रहा है, जिससे कि जनता का लॉस होता है, इसलिए कम समय और एक बार में ये चुनाव करा दिए जाए। 275 विधायक थे उत्तर प्रदेश में, फिर घोसी के एक विधायक को तोड़कर अननेसेसरी पैसा आप चुनाव में खर्च करा रहे हैं, हम खर्च करा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जनता के बीच में आप जाना चाहते नहीं। 200 रुपए सिलेंडर पे अपनी मर्जी से कम करते हैं, क्यों करते हैं? अच्छा, आज मोदी जी को चुने हुए 9.5 साल हो गए, आज ही उन्हें याद आया वन नेशन वन इलेक्शन? उससे पहले याद नहीं 9.5 साल में, क्योंकि 5 राज्यों को चुनाव है, उन्हें डर लग रहा है, और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से आ रहा है, इसलिए वो डरते हैं। मतलब ये मानते हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया गठबंधन का पूरे तरीके से डर समा चुका है उनके अंदर। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, जिसे हम देश का प्रधानमंत्री मानते हैं और देश के प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है, वो व्यक्ति बयान देता है घमंडिया, और ये कितना बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद, और उस पर हुआ व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है। देखिए, विपक्ष होता है, आप भी किसी दिन विपक्ष की भूमिका में थे, विपक्ष का सम्मान करिए। आप वो दिन भूल गए, कांग्रेस पार्टी ने आपके आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को एक जो बात करने के दस्ता गया था, उसमें आपको भेजा था, विपक्ष भी नहीं था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप संतुष्ट हैं कि नहीं इस कानून से? आज कानून पूरे तरीके से, हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। देखिए, जीएसटी लाए, जीएसटी भी एक नेशन और एक टैक्स, उससे आपने एलपीजी को दूर क्यों रखा? आपने पेट्रोलियम को दूर क्यों रखा? आपने कई ऐसी चीजें जो जीएसटी से दूर रखी, कई ऐसी चीजें जो आपने जीएसटी से दूर रखी। तो हम कैसा मान लें कि आप जो कानून बना के लाए हैं वो एकदम सही है? और आप विपक्ष में इतना तो आपने स्वीकार कर लिया कि मोदी जी के कानून से हम। अच्छा, कोई कानून अगर बनाते हैं तो उसका पहले टेस्ट अप करते हैं। उत्तर प्रदेश से टेस्ट अप कराइए,
आपने नोटबंदी का टेस्ट नहीं किया, आपकी नोटबंदी पूरी तरह फेल रही। उत्तर प्रदेश में टेस्ट कराइए, या विधानसभा का चुनाव कराइए, और तो बड़ा राज्य है, और लोकसभा का करवाइए, तो आपको पता लगता है प्रदेश में टेस्ट होना चाहिए। आप विधानसभा का चुनाव कराइए, लोकसभा का चुनाव कराइए, आपको पता लग जाएगा आप कहाँ पर है। चलिए, उत्तर प्रदेश में टेस्ट होना चाहिए आपने कहा है जी। आप जैसे क्या नाम है आपका? तो मैं भटनागर सर, क्या मतलब किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ। शिक्षा से जैसे आप जुड़े हुए हैं, तो आपने सुने, सबकी अपने अपने राय है, अपने अपने मत हैं। आप चूंकि एक अलग तरीके से सेक्टर से हैं, आपका क्या मानना है? एक देश एक चुनाव, आम जनता की अगर बात करें, आम जनता किस तरह हितकर साबित होगा? देखिए, ना तो मुझे से कोई मतलब, ना कोई समाजवादी पार्टी से, ना कांग्रेस से। मैं एक शिक्षाविद हूँ। शिक्षा के तौर पे जब बात करूंगा तो देश पे एक देश एक चुनाव से देश का जो अपव्यय है, जो अपव्यय होता है, जिसको मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि केंद्र में एक बार चुनाव हुए, उसके बाद फिर किसी स्टेट में हुए, फिर दूसरे स्टेट में हुए, फिर तीसरे स्टेट में हुए। पहले तो एजुकेशनली बच्चे जो हैं पढ़ाई से काफी दिनों तक वंचित रहते हैं किसी एक चुनाव से, आती है तब काफी दिनों तक, क्योंकि ये जो पब्लिसिटी है, नारेबाजी है, वो स्कूल्स को बहुत प्रभावित करती है। और जैसे कि आप, मेरा ये बगल में स्कूल है, यहाँ पीछे ये सभाएं होने लगती हैं, पूरी तरीके से नारे लगने लगते हैं, और पठन पाठन क्रिया जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। किसी को मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी को देश को शिक्षित करने का एक बीड़ा उठाने को तैयार नहीं है। वो अपने अपने फायदे के लिए हर जना अलग अलग वो अपना संकल्प लिए हुए है। मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं और किसी भी पार्टी से अलग नहीं, लेकिन जो ये कानून जो लाया जाएगा वो देश का अव्यय दूर करेगा, प्लस एजुकेशनली एक कंट्री को, एक देश को मजबूत भी करेगा। शिक्षा की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान बच्चों का ज्यादा हो पाएगा। ये पहले भी 52 में भी ये रूल्स आए हैं और हमारे पेरेंट्स ने ऐसे चुनाव देखे हैं, तो इससे एक डिस्टर्बेंस कंट्री का कम होता है, प्लस एक जब आपका अपव्यय कम होगा देश का, तो आपका डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ेगा। उस मनी को जो आप सेव करेंगे उसको आप डेवलपमेंट में लगा सकेंगे। लेकिन इन सब चीजों को पब्लिक को बाकायदा प्रोजेक्ट करके, पब्लिक को एजुकेट करके, उसके बाद एक सामूहिक निर्णय को लागू करना चाहिए। निर्णय बहुत अच्छा, मैं फिर कहूंगा एजुकेशनली बहुत अच्छा है, लेकिन इसके फायदे को बाकायदा इंगित करते हुए, सब लोगों को नॉलेज में डालते हुए, एक कंसेंसस लेते हुए, आप भी ये मानते हैं कि पूरी तरीके से जागरूक सभी पार्टियों को एक, हम ये दो फाड़ क्यों हैं? जब देश एक है तो इतनी पार्टियां दो फाड़ क्यों हैं? हम सबको जो भी सरकार आए उसमें विश्वास करके उनकी पॉलिसीज के साथ चलना चाहिए। तो रूलिंग पार्टी का एक कंसेंसस लेना, मतलब एक कंसेंट लेना सारी पार्टियों के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भाजपा के प्रधानमंत्री थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भी वो साथ में लेके एक कंसेंसस लेते थे और उसके बाद अपनी नीतियां बनाते थे। मोदी जी का दूरदर्शिता बहुत अच्छी है और पूरी दुनिया में भारत की विजय पताका भी उन्होंने बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं। वे एक वाकई सर्वप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन भारत के लोगों को साथ में एक कंसेंसस लेके अपने हर कानून के फायदे बताकर उन सबको विश्वास में लेके उस कानून को लाना चाहिए। पूरी पब्लिक उनका साथ देगी। पूरे तरीके से साफ तौर पर अधिकतर लोगों का यही कहना है कि लोगों को जागरूक करना, इस कानून के लिए लोगों को जागरूक करना सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। जिस तरीके से बताया उन्होंने साफ तौर पर, मयंक भटनागर जी हमारे बीच थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक देश एक चुनाव जो कानून है पूरे तरीके से देश हित में है और हर तरीके से देश में आर्थिक तौर पर भी बदलाव, पॉजिटिव बदलाव नजर आएगा। और शिक्षा जगत की अगर बात करें तो बच्चों की शिक्षा के स्तर में भी बढ़ावा आएगा। तो पूरे तरीके से लोकप्रिय नेता माना है उन्होंने। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीधी बात करूंगा जी। 2-3 सवाल रहते हैं कि आज मोदी जी 9 साल से मुतवातिर शासन कर रहे हैं, कौन किस चीज को नहीं मानता। 1952 से 68 तक ये धारा रही,
खत्म की गई, और आज जब 1 साल रह गया है तो ये मोदी जी को क्यों जाता है? किसी भाई ने मेरे ने कहा कि यकीनन अगर आप टेस्ट मारना चाहते हैं तो यूपी पे मारिए ना, आपको पता लग जाएगा। और कितने कानून बनाओगे, कितने थूक के चाटोगे तुम, कितना चाटोगे? किस पार्टी से? मैं आम आदमी पार्टी से हूं। एक आम आदमी पार्टी से? अच्छा, ये चीज देखी है, आम आदमी पार्टी तो सबसे ज्यादा इस कानून के विरोध। कानून लाओ, वापस हुए, वापस हुए, वापस हुए, कितने हुए? 700 जाने कहीं, 700 जानों के बाद उनका कौन हवाला देगा? नोटबंदी रात को 8 बजे कर दी, नोटबंदी हो गई। इस कानून से कहाँ नुकसान है देश को? हर कानून से आप बोली कुछ हुआ, आप विपक्ष में हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक देश एक चुनाव से देश में कहाँ नुकसान है? तू, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। यकीनन ये कानून जो 68 में रद्द कर दिया गया था दोबारा से फिर लागू हो जाएगा। आम आदमी पार्टी क्या नाम बताया? मगर और भी बहुत सारे कानून जिन्होंने रखे हैं उनको पहले उजागर करें, जनता तक पहुंचाएं और जनता के साथ पूछे कि इनके नुकसान। क्या नाम बताया आपने अपना? नूर मोहम्मद सिद्दीकी। आम आदमी पार्टी से नूर मोहम्मद सिद्दीकी भी हमारे साथ में। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने भी ये चीज स्वीकार की है, सभी लोगों के सामने कैमरे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है। अब ये इनकी बौखलाहट है या मोदी जी का वाकई इस कानून के फैसले का सम्मान है? साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं फिरोजाबाद से, साफ तौर पर उन्होंने स्वीकार किया है इस कानून के फैसले से, वो संतुष्ट हैं। आप क्या कहेंगे? सतीश चंद्र अग्रवाल, प्रदेश कांग्रेस व्यापार मंडल का महासचिव, पीसीसी मेंबर हूँ। केवल एक ही टॉपिक पे संतुष्ट, कितने संतुष्ट? इस कानून से कोई संतुष्ट नहीं है। 1952 में तो कई लोगों की नजर आई सामने, जिनको जानकारी नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1992 में जो कानून लागू हुआ था वह 52 में और 68 में वापस हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी विधायक या सांसद की मृत्यु हो जाती है और विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उसका चुनाव नहीं होगा? क्या होगा? क्या करेगा वो चुनाव करके? आज जो विधानसभाओं के जो इस्तीफे आते हैं और विधानसभा में एमएलए एमपी जो मर जाते हैं उनके चुनाव होते हैं। अगर आपकी सरकार गिर गई, सुपर सीट जारी हो गई तो चुनाव होगा, क्या होगा? तो इसमें नुकसान क्या है? सरकार बचेगा, उसमें किसका अधिकार होगा? अधिकारियों का होगा क्या? अधिकारियों का। इस कानून से अगर वो कानून लागू होता है तो अधिकारियों को पूरे तरीके से इसका लाभ मिलेगा। कितने संतुष्ट है? क्या नाम है आपका? संदीप बंसल, एडवोकेट। संदीप जी, जिस तरीके से सतीश चंद्र जी ने कहा, आप क्या मानते हैं? एक देश एक चुनाव, जो भी वक्तव्य उनका आपने सुना। देखिए, इस मामले में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। एक देश एक चुनाव का सीधा सा एक अगर हम निचोड़ देखें तो कहीं ना कहीं पैसे की बचत तो बहुत ज्यादा होने वाली है। वो पैसा कहीं ना कहीं जनता का ही है, लेकिन साथ में क्योंकि भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हो रहा है जिससे हमें आने वाले समय में सांसद विधायक मिलने वाले हैं, तो मुझे लगता है इस सुधार को थोड़ा सा और आगे तक ले जाना चाहिए। जिस तरीके से एक सांसद एक विधायक 2 विधानसभा क्षेत्र या 2 संसदीय क्षेत्रों से अपने इलेक्शंस को लड़ता है और दोनों जगह से जीतने पर फिर से इलेक्शंस की नौबत बनती है, वो बहुत एक अपने आप में विचारणीय प्रश्न है। तो मैं ये मानता हूं कि जब आप निर्वाचन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं संशोधन करने जा रहे हैं तो इन प्रक्रियाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। रही बात कांग्रेस के सोचने और ना सोचने की, तो मुझे लगता है आज के समय में कांग्रेस ने तो साफ तौर पर राजेश जी ने भी कहा मुझे स्वार्थ है। और मैं एक्चुअली इस मामले में केवल एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। और इस देश की इस समय में सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो एक अच्छा विपक्ष होना है। कांग्रेस अपने आप को एक अच्छे विपक्ष के रूप में भी स्थापित नहीं कर पा रही है, उसकी सबसे बड़ी कमी है। मुद्दे ही नहीं है, उन्हें उठाया नहीं जा रहा है, एक परिवार के पीछे आज भी दौड़ रहे हैं। इन सब चीजों से बाहर आना चाहिए, वास्तविक मुद्दों पे काम करना चाहिए। आप देखिए ना, जनता आपको फिर लेके आएगी अगर आप वास्तव में सही मुद्दों पे काम करेंगे। तो आप आ ही नहीं रहे उन मुद्दों के साथ। एक परिवार की अभी विपक्ष पर मुद्दे ही नहीं है, विपक्ष पर किसी तरीके से मुद्दे ही नहीं है, एक ही परिवार के पीछे भाग रही है विपक्ष यानी कांग्रेस। अंधभक्ति की भी कोई पराकाष्ठा होती है, वो किसी पार्टी से नहीं है। संदीप जी किसी पार्टी से है आपका? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा जो है ना वो देश के हित की है। मैं देश के हित की विचारधारा से अपने आप को जोड़ता हूँ। बाकी पार्टी कोई सही, आप आइए उस विचारधारा के साथ, आप आते ही नहीं है।
जहाँ पे देश हित की बात होती है आप साथ ही नहीं खड़े होते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान या किसी और की बात होती है आपको लगता है मोदी जी अपने फायदे की बात कर रहे हैं। आपको इस सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा, आपको बाहर लाना पड़ेगा, समझिए बात को। आपको बाहर आना पड़ेगा। एलिगेशन बिना साक्ष्यों के एलिगेशन। कांग्रेस को ज्ञान की जरूरत इसलिए नहीं है, इस देश में सुई नहीं बनती थी, परमाणु को पहुंच गया कांग्रेस जी। बस ये है कांग्रेस ने देश बनाया और अब जो आए वो बेच रहे हैं, फर्क इतना है। तो और जिनकी चांद चांद कोई बीजेपी का नहीं है, ये आप झूठी अफवाह ना फैलाएं, गोदी मीडिया ना बने आप। नहीं आप ये नहीं कह रहे कि चांद बीजेपी का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम के चांद कार्य चल रहे हैं। लोगों को अपने व्यापार और अपने बचाव के लिए ये मोदी जी के गुण गाने हैं, सत्ता बदला बदला की कहानी है। सुन लीजिए मेरी बात। मैंने आपसे इस कानून का विरोध नहीं किया है, मैंने इस कानून का विरोध नहीं किया है। मैंने इस कानून का जो मोदी जी ला रहे हैं, एक कानून जो ला रहे हैं, मैंने विरोध नहीं किया है। विरोध तो है ये, आपने साफ तौर पर कहा ये कानून जो नरेंद्र मोदी लागू कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ थे 9.5 साल से, इतने काम सोच जुमले छोड़े हैं 9.5 साल से, वो पूरे नहीं। राम मंदिर नहीं मिला आपको? राम मंदिर मोदी जी ने किया। 370 नहीं थी मोदी, क्या 370 5 है भी, एक भी पूरा नहीं हुआ यार। क्या जमीन इस पर विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। मोदी जी ने किया क्या है? किसने कोई काम किया है? क्या मुद्दे नहीं है? मोदी जी ने अपने पास से किया हो। संदीप जी जो सारे कार्यक्रम कांग्रेस के बनाए हुए हैं, उन पर ही कार्य हो रहा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने एक काम किया है, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, फिर भी जनता खुश है, फिर भी जनता खुश है। फोकट का पैसा, फोकट का पैसा, फोकट का पैसा के बाद मुद्दे नहीं जो हुआ है। नीरज जी, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, एक ही तोता लेके चलता है विपक्ष। क्या कहेंगे आप? मुझे पहले आप ये बताओ, आप पत्रकार हो या उनके साथ हो? उनके साथ नहीं, आप उन्होंने कहा। आप अभी जो आरोप लगा रहे थे, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने आरोप नहीं लगाया, अब वो सामने लोगों ने कहा। मैं जवाब दे रहा हूँ जी, जवाब मैं दे रहा हूँ, बताएं। मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पेशे से संदीप जी सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंट कहते हैं। मैं संदीप जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन आया, ऐसे ही एक कानून आया था जीएसटी, शायद आपको याद होगा, रात को 8 बजे सदन में लाया गया और उसे पास करा दिया गया। जीएसटी के अंदर एलपीजी क्यों नहीं रखा गया? जीएसटी के अंदर आपके पेट्रोल पदार्थ क्यों नहीं रखे गए? सीएनजी क्यों नहीं रखा गया? एक नेशन एक टैक्स। जवाब दे दीजिए आप जी, क्या कहेंगे संदीप जी आप? देखिए, एक्चुअली ये वैसे डिबेट जीएसटी पर नहीं थी, क्योंकि इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक मुद्दा छेड़ा है, एक्चुअली जीएसटी में उन सब चीजों को लाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जीएसटी सेंट्रलाइज लेवल का एक काम था, जिसमें राज्यों को समर्थन देना था। कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी, कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे इंडिविजुअल कुछ क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी, लेकिन वहां मजबूरी ये हो गई, क्योंकि समर्थन सभी लोगों से बराबर नहीं मिलेगा तो सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। आज तक आप अगर देख लीजिए, 1 नेशन 1 टैक्स की बात जो कर रहे हैं अभी भी हमारे भाई साहब, तो वो एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि आज भी जो बीजेपी शासित राज्य हैं, मैं फिर कहूंगा, मैं बीजेपी का आदमी मत मानिए मुझे, मैं आपसे फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। आज आप अपने पड़ोस के राज्य में चले जाइए जहाँ राजस्थान है, राजस्थान, मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे, मैं वही बात कह रहा हूँ। एक्चुअली 1 नेशन 1 टैक्स की बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। राजस्थान में आप चले जाइए, जो आज पेट्रोलियम पदार्थ नहीं आ पाए, उसके पीछे राज्यों के अपने स्वार्थ थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी, वो नहीं आ पाया जीएसटी में। आपको फिर समझना पड़ेगा इस बात को कि केवल एक राज्य में सरकार होने से, या अगर मेरे टोटल 28 राज्य हैं या 37 राज्य हैं, उनमें अगर मेरी 20 में है और 18 से मुझे कंसेंट नहीं मिल रही है, तो मैं उन सब चीजों को नहीं ला पाऊंगा। ये एक तरीके का इस तरीके से प्रारूप बनाया गया था इस पूरे एक्ट को, कि जिसमें जिन कॉमन मुद्दों पे सभी का समर्थन हो जाएगा, हम उस पर आगे बढ़ जाएंगे, बाकी के मुद्दों पे हम धीरे धीरे करके आगे अपना चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो जिन मुद्दों पे उस समय में सहमति बनी, वो सारे मुद्दे सेंट्रलाइज टैक्स के दायरे में आ गए। जिन मुद्दों पे राज्यों के कहीं पे हित जहां पे इफेक्ट हो रहे थे, वहां पे आज भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगा रही है। मैं यही बात कह रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट टैक्स अलग लगा रही है अपना, किस पे, पेट्रोलियम पदार्थों पे, राजस्थान गवर्नमेंट अलग लगा रही है। अब क्योंकि बात हो रही है सरकारों की अलग अलग, तो आज राजस्थान में आप जाके देखेंगे पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हैं और यूपी में सस्ते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। आप वास्तव में यदि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, तो टैक्सों के कलेक्शन पे भी एक रूपता लाइए। मयंक जी, आप कितना सहमत है? संदीप जी ने इस तरीके से अपना व्यक्तित्व रखा है, बिल्कुल एजुकेशनल, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये डेफिनेटली एक स्टडी की बात है। 1 टैक्स 1 नेशन, वो जीएसटी जो लागू किया गया था, उसको पेट्रोलियम पदार्थों को इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एक कंसेंसस बात होती है। जब सभी राज्य मिलकर एक कानून को सपोर्ट करके लागू करें,
तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेंसस नहीं आया। जो नॉन बीजेपी शासित राज्य थे वहां से आज भी आप देख लीजिए डिफरेंस। तो आप जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजस्थान में पेट्रोल देखिए क्या कितने रुपए है और यूपी में देखिए और आप दिल्ली में जाके देखिए, देखिए डिफरेंस, फर्क है इसका मतलब। अगर जी सुनिए, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अभी जस्ट नीरज जी ने जो भी कहा आप बराबर में ही सुना आपने, तो क्या कहेंगे उनकी इस चीज पर? तो उन्होंने जो टैक्स की बात कही, जीएसटी की बात कही, उनका दोनों अपने समाज सेवियों ने अपना उत्तर दे दिया। सवाल इस बात का है, केंद्र सरकार कानून लाएगी, कुछ चीजें ऐसी होती है फॉलो प्रदेश को करने पड़ते हैं। जीएसटी वाली बात छोड़ दीजिए, कह रहा है जीएसटी वाली बात छोड़ दीजिए। जहां तक ये छोटी सी आम जनमानस की जो व्यवस्थाएं थी मोदी जी लाए, जिनके लिए आवासों की योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, कई कांग्रेस राज्यों में उन आवासों में भी बड़ा कोताही बरती गई। बंगाल में, पश्चिम बंगाल लागू नहीं किया ममता सरकार ने। तो ये चीजें ये चाह रहे थे कि जनहित के जो मुद्दे हैं वो अगर बीजेपी ला रही है तो इसमें लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ रही है, तो इनको हम लागू क्यों कर दें? इन्होंने जानबूझकर उन चीजों को, यानी विपक्ष में मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का खौफ बढ़ा हुआ है। ये जी आप ये कह रहे हैं कि आवास और अनाज, मुझे लगता है कि देश में जो बट रहा है या जो कुछ हो रहा है वो जनता के पैसे, मेरे टैक्स से नहीं, आदमी मोदी जी की जेब से मिल रहा है और इनकी जेब से मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ जो फ्री की रेवड़ियां है ना, इसे तत्काल बंद कर दो। तो किस सरकार में अपनी पॉकेट से किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने जनता के लिए अपनी जेब से, तो उस बात में चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। जनता का पैसा क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे आवासों को क्यों नहीं किया? आप उससे वोट मांगेंगे, क्यों नहीं लागू किया? जनता का पैसा जनता को दे दिया। अरे आप जनता में भी नहीं मांगा, आप उस पर डरा के आप उस पर डरा के वोट ना मांगे, आप उस पर डरा के वोट से मांगे। आप तो निवेदन है, आप उस पर डरा के वोट लागू क्यों नहीं किया? अपनी बात कर ली, क्यों नहीं? गरीबों को आवास क्यों नहीं मिलने दिया? उनको आवास, ये आपका मुद्दा होगा। हम डरा क्यों रहे हैं? ममता सरकार आप डरा क्यों रहे हैं? हमने दिया, ये लोकप्रियता नहीं कर रही है, यही बात हमने दिया, यही बात सदन में मैंने 2017 से पहले जब अगले सरकार थी तो अपने मेट्रो के लिए काम मैंने चलाई, सब आप कहते हैं। देखिए दो बातें मत करिए। देखिए जो सरकार प्रदेश की सरकारें परिवारवाद चलाती है, जो केंद्र की योजना को लागू नहीं करती है, वो इसलिए इसका विरोध कर रही है क्योंकि उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। परिवारवाद, उनका स्वार्थवाद, जिस तरह से वो भ्रष्टाचारी में लिप्त रहे, इसलिए सारे विपक्ष बौखला हुआ है। 28 पार्टियां एकजुट होकर केवल मोदी जी की जो लाभकारी योजना है, मोदी जी का जो देश हित में उठाया हुआ है, यानी ये मान के चला जाए कि विपक्ष को अपना अस्तित्व खत्म होने के साफ तौर पर आसान नजर आ रहे हैं। मोदी मीडिया की जबान से है, हमारी जबान से नहीं है। सामने आपके सामने बोला, आपके सामने बोला उन्होंने, जासूस क्या छोड़ दो, आप देखिए उन्होंने आपके सामने बोला है, आप पढ़ाए हुए और सुनिए और जो कानून वाली बात हो रही थी एक देश के चुनाव की, कई सारे सही उन्होंने साफ तौर पर जी रेलवे को बेचना, हवाई अड्डे को बेचना, डिफेंस को बेचना, कौन सहकारिता कर ले, क्योंकि आप जिस तरह से डिबेट कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये डिबेट नहीं हो पा रही है। एक्चुअल में क्या है कि सब चीज आप मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिल्ली राज्य में क्या परेशानी है। रातों रात तुम किसी कानून को जब कोर्ट ने, अदलिया ने ये कह दिया कि भाई इनको कानून का अख्तियार दे दीजिए, आप राज्यसभा में रातों रात बिल पास कराते और उनके हुकूकों को छीन लेते। ये नेशन है, ये वन नेशन है, ये तरीके हैं, ये कोई तरीके नहीं। जब मन आता जब मतलब ईडी को लगा देते। आज तक कोई प्रारूप, आज तक आम आदमी पार्टी के दोनों कानून ये जब में लेके बैठे हुए, आम आदमी पार्टी तो सबसे ज्यादा कटहरे में खड़ी हुई है। सबसे खास बात, इंडिया अलायंस जो सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसकी बौखलाहट से ये नए नए कानूनों को दोबारा से इजाद करने की बात की जा रही है, बल्कि ये है कि ये बहुत डरे हुए हैं, ये बहुत सहमे हुए, इनको एक साल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये किसी तरह से देखिए दोनों तरफ के पक्ष, यहाँ अगर बात कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के, कई सारे लोग, वही कुछ समाज से भी लोग, शिक्षा जगत से भी लोग, हमारे पास व्यापारी भी जुड़े हैं। जी
राहुल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम और आप जो डिबेट कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर कर रहे हैं। बिल्कुल। ये गोदी मीडिया, मोदी चोर, थूके चाट रहा है, ये सब कुछ सही संभव नहीं लग रहा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इनको ये विकास देश में सही नहीं लग रहा है, 554 स्टेशन, आपको जानकारी शायद हो या ना हो, 554 स्टेशन ऑन रिकॉर्ड आज तक हिंदुस्तान में तो खैर कहीं बड़ में भी नहीं बन रहे होंगे, एक साथ काम लगा हुआ है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग डिबेट किस पर कर रहे हैं, एक दूसरे में छीटाकसी कर रहे हैं। गोदी मीडिया, आप ये बार बार क्या सुन रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गोदी मीडिया क्या होता है? पाकिस्तान और भारत में फिर फर्क क्या रहा जब हम इन शब्दों का इस्तेमाल, अगर देश के प्रधानमंत्री, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं, अंततः चुना हुआ प्रधानमंत्री है, गरमाई है, उसके लिए थूक के चाटने वाली बात स्वीकार नहीं हो सकती। ये बात किसी भी एक पढ़े लिखे नागरिक को ये बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो बिल्कुल चाहे पक्ष में विपक्ष में हो। एक हेल्दी विपक्ष होगा वो भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, पर एक बायस्ड जो वाकई एक संकीर्ण विचारधारा का विपक्ष होगा वो वाकई इसी तरीके की बात करेगा। तो यही कहना चाहिए। देखिए, आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि चाहे वो किसी भी पार्टी दल के प्रधानमंत्री अगर पद पर होते तो उस पद की गरिमा को शायद उन शब्दों से संबोधित नहीं किया जा सकता था, जो साफ तौर पर ये पार्टी से लोग नहीं है। तो हमने कब कहा? हम तो माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमने कब गर्मा गिराई? सम्मानित प्रधानमंत्री कुछ अभी कहा, उन्हीं को तो ये बात आई, किसने कहा? सम्मानित प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री शब्द प्रयोग किया, किसने कहा? हमने कहा था कानून, हम कह रहे, हमने कहा था कि जितने कानून जो वापस लिए जाते हैं ये वही बात होती है थूक के चाट लेने की बात। मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी आम आदमी पार्टी के हर पार्टी के नेताओं के प्रधानमंत्री हैं, उसमें कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता। मगर जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को वापस लिया जाता है, इतने अनशन होते हैं, इतने आंदोलन होते हैं, लोग मारे जाते हैं, उनको पूछने वाला कौन होता है? मैं फिर वही एक बार आऊंगा, नोटबंदी, कितने लोगों की परेशानी है, कितने लोग प्रभावित? ये बताइए, क्या नेता कोई परेशान हुआ था उस बीच में? क्या इनके करोड़पति जो बने हुए हैं, क्या वो इनके दोस्त बने हुए, क्या वो परेशान हुए थे? नोटबंदी में कोई परेशान हुए थे? आम परेशान हुए थे, आम जनता की आज हित याद आ रही है। आज आम जनता ने खाना नहीं खाया था, बिल्कुल नहीं खाया, फिर भी दोबारा मोदी नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। कुछ चीजें होती है पब्लिक तो दिल्ली की सरकार 3 बार बना चुकी है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मोदी जी को, बार बार कोई ना कोई एलिगेशन, कोई ना कोई। अब वो नेशन की बात ऐसी आई कि अब 1968 में जो कानून बस्त कर दिया गया, आज उसको मेजोरिटी में फिर दोबारा लाया जा रहा, और ये भी एक सेशन है। तो हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी, आप जो ना सबसे पहला टेस्ट, अगर वाकई वन नेशन वन इलेक्शन मानते हैं तो सबसे पहला जो ना उत्तर प्रदेश में आप लागू करें, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू करें। जी, हम लोग अंतिम चरण की तरफ है, आप लोगों से बताऊं मैं, आप देखिए विपक्ष की भी सारी चीजें आप लोगों ने कही, सत्ता दल के लोग भी रहे, शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, व्यापारी वर्ग से हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये मेरा कहना विपक्ष के लिए नहीं है केवल, ये सत्ताधारी दल के लिए भी है। फायदे आप गिनाओ, नुकसान आप गिनाओ, आम जनता अपने आप तय कर लेगी। जो चुनाव है वो आने वाले 1 साल के अंदर चुनाव है, और जनता खुद से तय कर लेगी वास्तविक करना क्या है। और आपको भी ये पता लग जाएगा इस नेक्सस से, इस वाला जो इतना भी चुनाव होना है मतदान से, कि वास्तव में हमें लोग पसंद कितना कर रहे हैं। और आपको ये फिर मैं कह रहा हूँ, इस बात को तय करना पड़ेगा कि आपको अपने मुद्दे, आपको अपने, मैं एक्चुअली इस देश का हर एक सदस्य पार्टी बन जाता है, आपको ये तय करना पड़ेगा आपके मुद्दे क्या हैं। आप जब तक मुद्दे ही नहीं उठाएंगे सही से, तो सीधे से आपको पार्टी बनना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगा पार्टी बनना। भाई कहीं ना कहीं आप मुद्दे उठा तो किसी व्यक्ति विशेष को पार्टी न बनना है, वो तो आम जनता इस देश की। और जहां मैं अहित होता देखूंगा तो मैं विरोध तो करूंगा ही करूंगा, और मैं विरोध नहीं करूंगा तो मेरी फिर इस देश की आम जनता विरोध करेगी। देखिए, आम जनता भी विरोध करेगी। जब हम एक डिबेट करने आते हैं यहाँ पे, बड़ी तकलीफ हुई है देख के कि आप एक निष्पक्ष राय लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, और अगर आप पे कोई चीज चस्पा कर दी जाए कि आप मोदी मीडिया है या ये है, तो देखिए एक तो आपकी भी वेल खत्म होगी, प्लस एक डिसिप्लिन के वे में, अगर डिसिप्लिन के कानून के तहत कोई भी बातें हो, सभ्यता से हो,
वो एक असली डिबेट कहलाई जाती है, अदरवाइज वो एक झगड़ा कहलाया जाता है। यहाँ हम झगड़ा करने नहीं आए, यहाँ हम डिबेट करने आए। पहली बात तो शब्दों का चयन ठीक नहीं था, शब्दों का चयन 4 बार सोच के तब डिबेट पे अपना मुंह खोला कर। जी क्या कहेंगे? देखिए, हम तैयार हैं अगर ये कानून लाए तो हर कानून का पहले टेस्ट अप होना चाहिए। परमाणु परीक्षण पहले हुआ था, उसके बाद परमाणु तैयार हुआ। संदीप जी, वकील साहब, उसका टेस्ट अप कराइए उत्तर प्रदेश से। एक टेस्ट अप होने में क्या दिक्कत है? नहीं, एक्चुअली नहीं, मैं अपना जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए। आप कह रहे हो 10 तारीख आई, अभी आप कुछ कह रहे थे, उस चक्कर में बहुत कुछ बदला। मैं केवल टेस्ट अप के बारे में बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, यहाँ से अगर टेस्ट अप किया जाए लोकसभा और विधानसभा का, तो कैसा रहेगा? कैसा होना चाहिए? हम कहते हैं होना चाहिए, पर आप डरते क्यों हैं? देखिए, अगर कहीं असेंबली हंग होती है, गुरुदेव, अगर कहीं असेंबली हंग होती है, पूर्ण बहुमत नहीं आता, तो फिर चुनाव में नहीं जाएंगे क्या? 6 महीने से ज्यादा आप राष्ट्रपति शासन नहीं ले सकते। वरना आप इस चीज के पक्ष में है कि एक टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। एक टेस्टिंग आप पहले कराइए उत्तर प्रदेश से, बड़ा राज्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश का टेस्ट अभी 22 में चुनाव हुआ है, बहुत परिणाम इनके सामने आ गया है, लेकिन उसके बाद नहीं आया, उसके बाद परिणाम नहीं आया। बीच में नहीं बोला, आपने घोषणा क्या किया है? बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं देख रहा था बहुत देर, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, तुम्हारे बीच में नहीं बोला, तुम्हारे बीच में 2022 में यहाँ टेस्ट अप हुआ है। उसके बाद भी गुजरात में भी अभी चुनाव होगा। कर्नाटक में क्या हुआ? हम तो ये कह रहे हैं हमारी दोनों सरकार हल गए ना, फिर भी ये इलेक्शन का काम आता है, तो चुनाव तो यहाँ आएंगे, इसमें तकलीफ क्यों है? इंडिया है, तकलीफ क्यों? चुनाव तो इंडिया कौन सा डॉट वाला? कौन सा डॉट? इंडिया डॉट वाला? ऐसा इंडिया है। डॉट वाला? अरे इंडिया मंत्री जी की मेरी बात होती, डॉट बोले, इंडिया के बीच में नहीं, हर बात में डॉट और कॉमा है। अरे आप इनको 5 चीज दूर करा लीजिए। अरे सुनिए सर, आप इंडिया के लोग ना होगा, आपको क्या तकलीफ है? आप जो चाहे वो हो जाएगा। आप इंडिया कह रहा हूँ सर, इंडिया के लोग परेशान हो रहे हैं। हिंदुस्तान जब लॉ कमीशन तैयार है, लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, इलेक्शन कमीशन तैयार है, इलेक्शन कराने के लिए, और संसद में सभी विपक्ष के नेताओं की बहस होगी, मोदी जी ने स्पेशल सत्र बुलाया है, फिर ये विपक्ष क्या परेशान हो रहा है? चलिए हम लोग अंतिम फेयर की तरफ है। एक बार आप लोगों से पूछूंगा, एक बार सभी लोगों से, केवल संतुष्ट और असंतुष्ट, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरी मांग, पहला टेस्ट यूपी पे जी, मेरी मांग, मेरा एक सवाल, मैंने मैंने सर, हम लोग बिल्कुल अंतिम तरफ है। एक देश एक चुनाव, लोकतंत्र की हत्या